नमस्कार, मैं राहुल चौधरी आवर्स एकेडमी की तरफ से आज हमारे एक छात्र का अनुभव साझा करने के लिए आप सबके सामने हूँ। हमारा स्टूडेंट है मान सिंह, जो नीट के अंदर एक अच्छा स्कोर लेके आया है। साथ ही साथ इस बच्चे की इच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ ये भी थी कि मैं डिफेंस फोर्सेज के अंदर भी अगर जा पाऊँ। तो डिफेंस फोर्सेज का एक जो अच्छा ऑप्शन हमने इसको यहाँ गाइड किया वो था एएफएमसी पुणे का, जो आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आता है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आपको वहां देखने को मिलेगी और सीखने को बहुत ही ज्यादा कुछ वहां पे मिलता है। तो ये पेपर कैसे और पेपरों से अलग है, जैसे आमतौर पे क्या होता है जब हम एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वहां पर हमें सिर्फ नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है और अपनी काउंसलिंग के अंदर पार्ट लेके हम डॉक्टर का जो हमारा सफर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पर डिफेंस फोर्सेज का जो कॉलेज है, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, एएमसी पुणे के अंदर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस में फर्क है। वहां पर आपको एक छोटा सा 1 डे का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कई पार्ट है, साइकोलॉजी का भी थोड़ा पार्ट है, थोड़ा रीजनिंग का भी पार्ट है, कुछ चीजें हैं। तो उन चीजों को बच्चे ने किस तरह के तरीके से क्रैक किया, किन चीजों पे वो एम्फेसाइज करते हैं, क्या क्वालिटीज आखिर वो देखना चाह रहे थे कि डॉक्टर तो बन सकता है, साथ ही साथ फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो आगे जाके इसका वर्क रहेगा, सोल्जर से रिलेटेड भी रहेगा, वहां पर जो कंडीशंस होती हैं वो सिविलियन एरिया जैसी नहीं होती है, तो उसके लिए मेंटली फिट है या नहीं है, 24/7 काम कर सकता है नहीं कर सकता है। जो कोविड के अंदर डॉक्टर्स ने एक परेशानी मतलब जो सिचुएशन फेस की आर्म फोर्सेस के अंदर, एक डॉक्टर शायद बार बार वो फेस करता है जीवन में, जब भी वॉर का टाइम हो या फिर सिचुएशंस बॉर्डर के ऊपर हार्ड हो जाए। तो उस तरीके की चीजों को देखने के लिए भी हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का एक छोटा सा रोल इस टेस्ट के अंदर लाते हैं। उस टेस्ट का सारा प्रोसेस हमारा स्टूडेंट अभी आपको बताएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, इसने क्या एग्जाम्पल दिए और किस तरह के बच्चे वहां आए थे। बच्चों के अंदर डिफेंस के बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा थे, आजकल सिविलियन बच्चे भी आने लगे हैं। सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा स्टूडेंट से कि पहला जो आपका ये दिन था, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए गए, तो वहां पे स्टार्टिंग कैसे हुई, कितने बच्चे आए हुए थे और क्या क्या प्रोसेस आपका हुआ, तो आप स्टार्टिंग से बताएं। सर, जब रिपोर्टिंग का टाइम होता है वो पहले से मेंशन होता है उनमें, जो लिस्ट होती है उसके अंदर कि आपको इस दिन इस टाइम पे रिपोर्टिंग करती है। मेनली 2 टाइमिंग होते हैं रिपोर्टिंग के, सुबह 7 बजे का और सुबह 9 बजे का। उस दिन 2 बैच बुलाए होते हैं सेम डे पे। 160 का एक बैच होता है और दूसरा भी 160 का। तो पहले बैच की रिपोर्टिंग होती है सुबह 7 बजे और दूसरे बैच की रिपोर्टिंग होती है सुबह 9 बजे। तो मेरी रिपोर्टिंग सुबह 7 बजे के बैच में थी। तो उसके बाद में रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको वहाँ पे वो रिपोर्ट करोगे। उसके बाद में लाइन से आपकी एंट्री होगी। एंट्री होते ही हमारी अटेंडेंस सीट पे फोटो पेस्ट होती है और रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में हमें स्टिकर दे देते हैं हमारे नाम के, नीट रोल नंबर के और जेंडर वगैरह। ये बेसिक डिटेल होती है क्योंकि ये फॉर्म के अंदर फिल करने पड़ते हैं बार बार, इसलिए वो स्टिकर दे देते हैं। नाम की जगह वो स्टिकर लगा दो ताकि बार बार दिक्कत ना हो। वो सब होने के बाद में हमें एक ब्रीफिंग हॉल के अंदर बिठाया जाता है। उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि आज आपके साथ में क्या क्या प्रोसेस होना है आगे और क्या क्या आपको आज करना है। वो सब कुछ ब्रीफ करके हमें फॉर्म फिलिंग ऑप्शन के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पे हमें 2 फाइलें दी जाती है, एक वाइट कलर की, एक ब्लू कलर की। दोनों के अंदर बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। वाइट कलर की जो फाइल होती है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए होती है उनके लिए, और जो ब्लू कलर की फाइल होती है वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए होती है, जो मेडिकल उनका होना होता है उसके लिए होती है वो। फिर वो सब कुछ रेडी करके हमारे प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ओरिजिनल फोटोकॉपी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड लगती है उनके साथ में। और उसके बाद में प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं। वो सब कुछ वेरीफाई करके टेम्परेरी साइन कर देंगे। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क असाइन करेगा उसके अंदर। फिर आपको वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा। फिर वहाँ से जो सीनियर ऑफिसर होंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। वो फाइनल वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। वो सब कुछ वेरीफाई होने के बाद में इनके पास में थोड़ा बहुत टाइमिंग होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले। तो ये टाइमिंग, उस टाइमिंग में क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट लेते हैं, यूरिन टेस्ट सैंपल लेते हैं, उसके बाद में ईसीजी लेते हैं। ये सब प्रोसेस ये टेस्ट से पहले कर लेते हैं। ये टाइमिंग के अनुसार होता है। अगर टाइम नहीं बचा होता टेस्ट का तो ये बाद में भी करवाते हैं ये। उसके बाद में वहाँ से फ्री होते हैं, जैसे बैच फ्री होते हैं। जो बैच हो गया 160 का, उनमें ये क्या करते हैं, 15-15 के ग्रुप बना देते हैं और हर एक ग्रुप का एक हेड ऑफिसर होता है। उसके नंबर सभी ग्रुप मेंबर्स को असाइन किए जाते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत होगी 2 दिन आपके साथ में ये एस्कॉर्ट हेड रहेंगे। उसको नाम देते हैं एस्कॉर्ट हेड। ये आपके साथ में रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप इनको बताओ। आप सारे दिन इनके साथ में रहोगे। ये आपको जो ऑर्डर देंगे वो आपको फॉलो करना है।
वो आपको हर एक जगह लेके जाएंगे सारे। फिर एस्कॉर्ट हेड असाइन होने के बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए वो खुद की लाइब्रेरी है उनकी, डिजिटल लाइब्रेरी है, उसके अंदर लेके जाते हैं। उसका नाम है अशोक चक्र लाइब्रेरी। उसके अंदर 3rd फ्लोर पे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। एंट्री करने से पहले बाहर चेयर्स असाइन होगी ग्रुप की, 15 चेयर्स लगी होगी। वहाँ पे खुद के डॉक्यूमेंट जो फाइल ओरिजिनल वो रख दो। फ़ोन वगैरह हुआ, इलेक्ट्रिक आइटम हुए जो अलाउड नहीं है वहाँ पे, वो सारे वहीं पे अपनी खुद की सीट पे रख दो। उसके बाद में आपको लाइब्रेरी के अंदर लेके जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर ऑफिसर अंदर बैठे होंगे आराम से, वो आपको असाइन करेंगे हर एक छोटी से छोटी चीज़ कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। इसके अंदर असाइन करने के बाद में ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट की टाइमिंग, टेस्ट का नाम है टॉयलर। इसके अंदर नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के, जो इतने हाई लेवल के नहीं होते लेकिन नॉर्मल लेवल होता है इनका। जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है, आधे घंटे का होता है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस थे क्या उसके एग्जांपल्स भी आपको पहले सॉल्व करके दिखाए गए थे वहाँ पे? नहीं सर, पहले कोई सोल्व नहीं करके देता एग्जाम्पल। 2 पार्ट में होता है वो टेस्ट, होता है एक ही आधे घंटे का है। उसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस इंग्लिश पार्ट के होते हैं, 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट होते हैं। इंग्लिश पार्ट के अंदर पैसेज आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं। 2 पैसेज होते हैं अलग अलग। उन पैसेज के अंदर क्वेश्चन, उनमें से पैसेज को रीडिंग करो और पढ़ के उनमें से मार्क करो। और बाकी के 10 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं सिनोनियम, एंटोनियम और सेंटेंस फिलिंग और सेंटेंस एरर एनालिसिस, वो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। उसके बाद में जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या रीजनिंग बन रही है, जैसे मैथ के पैटर्न हुए 1, 4, 9 और अल्टरनेट नंबर, ABCD सीक्वेंस, ये रीजनिंग के पैटर्न होते हैं। रीजनिंग इसके अंदर इंग्लिश के कंपेरेटिवली आसान होती है। उसमें जो इंग्लिश के अंदर सिनोनियम, एंटोनियम जो यूज़ होते हैं उसके अंदर, जो नॉर्मली हम नहीं सुनते वो वर्ड यूज़ होते हैं उनके अंदर। और रिपीटेडली सीक्वेंस में ये क्या लगता है कि जैसे एक रीडिंग की ये सिनोनियम आ गया, अभी अगला भी सिनोनियम ही लगेगा, लेकिन ये नहीं होता। अगला एंटोनियम होता है या फिर बाद में सिनोनियम की रिपीटिंग कम होती है, अलग अलग होता है, सीक्वेंस वाइज नहीं होते वो। तो उनके अंदर क्वेश्चन रीडिंग में ध्यान रखना पड़ता है अपने। वहाँ से आधे घंटे के अंदर जैसे ही आप फ्री होते हो, टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाता है, ऑटोमेटिक सबमिट होता है। उसके बाद में जैसे फ्री होते हैं वहाँ से फिर वापस खुद की सीट पे ले जाके बिठाया जाता है। जब पूरे ग्रुप का एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको PAT, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए लेकर जाएंगे। उसके लिए अलग से कमरा होता है, सेम बिल्डिंग के अंदर होता है और उसके साइड में होता है। वहाँ पे अलग से ऑफिसर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। उसमें होते हैं 60 क्वेश्चन, 5-5 के फेजेस में आते हैं वो 60 क्वेश्चन। उसके अंदर हर एक क्वेश्चन के सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री। जो भी क्वेश्चन होंगे 60, उनमें सभी के यही ऑप्शन होंगे। उनमें क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। कुछ एग्जांपल आप देना चाहें? कुछ एग्जांपल जैसे कि उनमें पूछ रहे थे कि आप अकेले में काम करना चाहते हो या ग्रुप में काम करना नहीं चाहते, तो उसमें था एग्री, डिसएग्री और ये। और इसमें मैंने न्यूट्रल तो बहुत कम मार्क किए क्योंकि सब कुछ खुद के बारे में होता है और फर्स्ट थॉट पे जो आता है वही मेंशन करना होता है उनमें। तो अगर आप खुद के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते तो दूसरे के बारे में कैसे डिसाइड, इसलिए न्यूट्रल ऑप्शन मैंने तो कम। साइकोलॉजी टेस्ट का जो इसके अंदर रोल है वो कुछ इस तरीके से है। साइकोलॉजिस्ट इज अ टूल टू चेक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो व्यक्ति का जो आंसर देने का तरीका है उसके बेस से हमें पता लग जाता है कि व्यक्ति का काम करने का तरीका क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक SRT आती है सिंबल सी, कि एक बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते गिर गया, आप आंसर दे रहे हैं कि मैं उसकी जाके मदद करूंगा, तो आपके काम करने के तरीके से पता लगा कि दैट यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। जबकि आप उसको अवॉइड करके भी जा सकते हैं, तो वहां से हमें क्या पता लगेगा कि ये हेल्पफुल पर्सन नहीं है। तो वही चीजें यहाँ से निकल के आती हैं जो बच्चा कह रहा है कि जैसे ब्राइब का कोई क्वेश्चन आ गया कि आप ब्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, तो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये सब चीजें, तो आपका स्टांस क्या है। और ज्यादा जो आप कह सकते हैं डिटेल के अंदर 5 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन तो 3 से भी काम चल सकता था, पर जो इतनी क्लोज सिचुएशंस आती हैं कि बच्चे के जो आप कह सकते हैं थॉट प्रोसेस है, या उसका आप कह सकते हैं थॉट प्रोसेस ही ज्यादा सही शब्द रहेगा, थॉट प्रोसेस ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है 5 ऑप्शन से। जैसे अगर आप SSB इंटरव्यू की बात करें तो वहां पर भी चीजों को पूछने के अंदर काफी डिटेल के ऊपर ध्यान रहता है। जैसे अगर आप PIQ फॉर्म को देखते हैं, एक है भी यहाँ पे, ठीक है, तो PIQ फॉर्म के अंदर भी आपके 3 एड्रेस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका
मैक्सिमम रेजिडेंस भी है, यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंस भी है और परमानेंट रेजिडेंस भी है। तीनों के अंदर जब पूछा जाता है तो ज्यादा क्वेश्चन किस पे आएंगे, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है। तो यहीं से वो डिटेलिंग के ऊपर काम कर करके पता लगा लेते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है जिसे हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ और ऑप्शंस आप मेंशन करना चाहें, या जो क्वेश्चन इसके अंदर जो क्वेश्चन वो भी थे कि आप अकेले होते हो कभी तो खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं नहीं आते, भी आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद के बारे में नेगेटिविटी आती है नहीं आती। या वो भी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कोई रूड बोलता है क्या आपको, किसी ने कोई बोला। आपने न्यूट्रल आंसर काफी कम दिए, कोई ऐसा आपको याद हो जिसपे आपने न्यूट्रल आंसर दिया था? नहीं सर, मैंने उसके अंदर न्यूट्रल कोई भी मार्क नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा भी खुद के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते तो दूसरे के बारे में तो क्या डिसाइड किया, इसलिए मैंने कोई भी न्यूट्रल मार्क नहीं किया इसमें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस जितने भी आपको याद आ पाए? इसके अंदर तो नॉर्मल यही क्वेश्चन है कि टेस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो 1 थॉट के अंदर पूरे हो जाते हैं जिसके अंदर। ऐसा कुछ ब्रीफ किया गया था आपको, जो ब्रीफिंग का बच्चे ने कहा डिफेंस फोर्सेस के अंदर हर एक कदम पे ब्रीफिंग पहले दे दी जाती है, जैसे उन्होंने शायद आपको कहा होगा राइट द फर्स्ट थॉट कम इन योर माइंड। हाँ, वो उसी के अंदर कि आपका जो पहला थॉट है वो आपको बता देना है, और उसको रियल थॉट मान लिया जाता है साइकोलॉजी के अंडर, कि आपका नेचुरल जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स है वो है, फर्स्ट रिस्पॉन्स को हमेशा नेचुरल रिस्पॉन्स आपका माना जाता है। आगे का प्रोसेस, वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में दोबारा हमारी जो चेयर्स थी हमें वहाँ पे बिठाया जाता है। जब पूरे एस्कोर्ट का हो जाता है उसके बाद में हमें टाइम ब्रेक दिया जाता है 15 मिनट का। उसके अंदर जो कैंटीन होती है उसके अंदर आप ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, आप जो भी हुई। तो उसके बाद में होने के बाद में उस दिन हमें लिया जाता है डेंटल एग्जामिनेशन के लिए। वहाँ पे हमारे टीथ काउंट होते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं कोई पायरिया वगैरह नॉर्मल नहीं है। वो डेंटल एग्जामिनेशन होने के बाद में हमें लिया जाता है उस दिन एक्सरे के लिए, चेस्ट का एक्सरे और बॉडी का बैक का एक्सरे होता है उसके अंदर, जिसके अंदर वो चेक करते हैं स्कोलियोसिस है या नहीं है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होना है या नहीं है उसके अंदर, और लंग्स वगैरह परफेक्ट, ये रिब केज परफेक्ट है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद में ये सब होने के बाद में उस दिन की जो भी प्रोसेसिंग है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो हेड होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट डे किस टाइम पे रिपोर्टिंग करनी है और कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। तो हमें बताया गया था कि आपको 7:45 पे रिपोर्टिंग करनी है और मेन गेट के पास में रिपोर्टिंग करनी है। वहाँ पे आपके एस्कॉर्ट हेड आपको मिलेंगे और उन्हीं के साथ में आपको आगे के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और उस दिन ये भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कल जब आप सुबह आओगे तो आपको खाली पेट आना है, क्योंकि सुबह आते ही आपका अल्ट्रासाउंड होना है और अल्ट्रासाउंड होने के बाद में आपको टाइमिंग दी जाएगी कि आप रिफ्रेशमेंट ले सकें। और वो टाइमिंग भी उसी टाइम पे डिसाइड कर देते हैं कि 5 से 10 मिनट इतनी परफेक्ट होएगी, और वो नॉर्मल जेंटल बिहेवियर रहता है उनका ऑफिसर्स का। उसके बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि जैसे आप एएफएमसी पुणे में गए तो एक ऑफिसर एंट्री के तौर पे काउंट होता है, तो उनके बिहेवियर से जो आपने वहां समय बिताया, तो क्या वहीं से आपका ऑफिसर बनने का पहला कदम की फीलिंग आपको आई या नहीं आई, जो उनका बिहेवियर आपके प्रति था? सर एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी कि इतने इतने बड़े ऑफिसर होंगे तो थोड़ा सा तो बिहेवियर उनका हाई रहेगा। नहीं, जैसे आपके साथ ज्यादा डीलिंग शायद स्टार्टिंग में जेसीओस की रहती है, जब आपको इधर उधर ले जाने के काम होते हैं, तो उस दौरान जो उनका बिहेवियर है, जैसे अक्सर गांव का जो बच्चा होता है वो आर्मी, जीडी में या एयरफोर्स एंट्रीज में जाता है, तो वहां बिहेवियर अलग होता है। पर अगर हम बात करें एनडीए की, एएफएमसी की, या किसी भी ऑफिसर एंट्री की, वहां पर आपको प्रॉपर ऑफिसर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और चलो वो तो डॉक्टर्स के अंदर तो मेडिकल में वैसे ही सारे बच्चे डिसेंट होते हैं, पर मान लेते हैं कि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, तो उनका बड़ा सार्केस्टिक सा वे होता है बच्चों को समझाने का भी। वो आप सबको खड़ा करके लाइन में पूछेंगे कि व्हाट वी कॉल यू, शायद वो आपको जेंटलमैन के नाम से कह रहे होंगे, ठीक है, जेंटलमैन कैडेट्स। सो वो पूछेंगे आपसे व्हाट वी कॉल यू, सामने से बच्चे कहते हैं जेंटलमैन, देन बिहेव लाइक वन। ऐसी जरूरत पड़ी थी? सर ये तो नहीं हुआ था। सेकेंड डे रिपोर्टिंग में ना कुछ बच्चे लेट हो गए थे टाइमिंग से, और पुणे का मौसम ऐसा है कि वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो बारिश की वजह से लेट हो गया हमारा जो टाइमिंग थी उससे। तो जो भी 1-2 बच्चे लेट हुए तो जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको डायरेक्शन दी कि जो भी आए बारिश के अंदर 2 राउंड लगा के आओ, फिर आपको उसके साथ में। लेकिन वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी, उनको थोड़ा बहुत लाइन में खड़ा करके कह दिया, फिर अलाउ कर दिया उसके अंदर। कोई नहीं, वो थोड़े समय बाद हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इसके अलावा आगे का प्रोसेस? उसके बाद में हमें फिर जब एस्कॉर्ट इकट्ठा हो गया उसके बाद में अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए हमें। फिर अल्ट्रासाउंड में ऑफिसर बैठे रहते हैं, अल्ट्रासाउंड में ऑफिसर जो बैठे रहते हैं वो भी इंक्वायरी करते रहते हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया, जो मेन पार्ट है अपन उसमें करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो जो इंटरव्यू होता है वो ये फर्स्ट डे था, वो इंटरव्यू को लास्ट में कर लेंगे सर डिस्कस जो भी था। 2 इंटरव्यू होते हैं उसमें, तो वो इंटरव्यू के बारे में पूछते रहते हैं कि आपसे क्या पूछा गया इंटरव्यू के अंदर,
क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या आपने रिप्लाई दिए, वो सब कुछ पूछते रहते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अल्ट्रासाउंड होने के बाद में जो था वो डे 2 का जो रिफ्रेशमेंट टाइम था वो हमें दिया गया 10-15 मिनट। उसके बाद में हमें मेडिकल हॉल जो अपर में बिल्डिंग है इनकी, उसके अंदर 3rd फ्लोर पे ले जाया गया हमें। वहाँ पे सामने ऑफिसर बैठे थे, ऑफिसर जनरल वगैरह। वो बोले कि आप कुर्सियाँ ले लो अपनी जो भी है सीट वगैरह, उसके बाद में जूते वगैरह आप निकाल दो क्योंकि आप शाम को ही पहनोगे आप जूते इनके बाद में। फिर उसके बाद में उसके अंदर 3 होल होते हैं ABC। स्टार्टिंग होती है C होल से। वहाँ पे C होल में स्टार्टिंग आई टेस्ट से होती है। आपकी आंखों के कलर ब्लाइंडनेस हुआ, कोई ये बाइनोकुलर विजन हो गया, और सारे टेस्टिस होते हैं इसके अंदर। आई टेस्ट में कम से कम लगते हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं उसमें। फिर वो असाइन करते हैं उसके अंदर कम से कम 4 से 5 आई टेस्ट होते हैं सारे प्रोसेस होने के अब बाद। इनके अंदर जो बच्चा क्लियर नहीं था उसे किस समय इन्फॉर्म किया गया था कि मान लेते हैं कि आप क्या नहीं, उसे उस टाइम पे नहीं बताते क्योंकि उस टाइम पे जैसे पिछले में क्या किया था, कुछ एक ने बता दिया था, जैसे एक्सरे रिपोर्ट की थी ना, तो उसको स्कोलियोसिस बता दिया था। उस बंदे ने नेक्स्ट डे रिपोर्ट भी नहीं की, फिर वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए बीच में रिपोर्टिंग नहीं करते। यही इशू होता है सेम SSB के अंदर भी। अगर मान लेते हैं बच्चा किसी टेस्ट में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसके अंदर भी GTO उसको मोटिवेट करता रहेगा कि हाँ भाई अभी भी चांस है, अभी भी चांस है, अदरवाइज जो सेम इशू इसने बताया वो हो जाएगा। अगर उस बच्चे को पता लग जाए कि मेरा होना तो है नहीं तो परफॉर्म करना छोड़ देगा, और जिस बच्चे को सेलेक्ट करना है उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वही क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये जो चीजें हैं ये हमेशा लास्ट के अंदर ही डिस्क्लोज की जाती हैं, चाहे वो SSB का प्रोसेस हो, चाहे वो इंटरव्यू का AFMC का ही प्रोसेस क्यों ना हो। उसके बाद में जो होल C के अंदर आई टेस्ट होने के बाद में उसको मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर लिया जाता है। सेम होल के अंदर दूसरी तरफ डिपार्टमेंट होता है ये, उसके अंदर आपकी सारी क्लोथिंग हटा दी जाती है। उसके बाद में वेट होता है आपका, चेस्ट एक्सपेंशन टेस्ट होता है, हाइट मेजरमेंट होती है, और ये ब्लड सर्कुलेशन कैसा है आपका, उसके बाद में हार्ट बीट कैसी चल रही है आपकी, सब कुछ काउंट होता है। फिर वो बॉडी मार्क वगैरह देखते हैं, कोई डिफेक्टिव नहीं है, फंक्शनलिटी कैसे है, स्ट्रेंथ कैसे है, ये सब कुछ मेडिसिन डिपार्टमेंट में चेक होता है। यहाँ से रिपोर्ट जो आपकी फाइल है उसमें साइन होके बाहर चली जाती है वापस। फिर सेम होल के अंदर सर्जरी डिपार्टमेंट होता है। सर्जरी डिपार्टमेंट ये क्या देगा, नोक नीज, कोई बॉडी के ऊपर अदर प्रॉब्लम, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका, कोई अदर प्रॉब्लम नहीं हुई, और इंगुइनल हर्निया नहीं है, ये सब कुछ चेक करते हैं वो। ये चेक करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे वो। उसके बाद में दूसरे होल के अंदर हमें लेकर जाया जाता है जिसके अंदर ENT होता है, ईयर नोज और थ्रोट। ईयर का टेस्ट हियरिंग टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके एक कान की तरफ पेपर लगा देंगे और उसको स्क्रैच करेंगे, और कुछ एक मीटर पीछे ऑफिसर खड़ा होएगा, वो नंबर होते हैं ना, वो अनाउंस करेंगे पीछे से। और वो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं इस बच्चे के कान के ऊपर इस पेपर को रख देंगे और इस तरफ से पेन को चलाया जाएगा या पेंसिल को से चलाया जाएगा, तो जो वाइब्रेशन की साउंड होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करती है, और पीछे खड़ा हो गया ऑफिसर बोलेगा तो वो डिस्टर्बेंस के बावजूद सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि वो टाइम के अंदर या इस तरह की सिचुएशंस के अंदर डिस्टर्बेंस तो रहता ही है। तो आपका जो सुनने की क्षमता है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की जितनी होनी चाहिए उस तरीके की है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, ये इस तरीके से काम करता है। जो स्टार्टिंग होती है वो साउंड की, वो तो नॉर्मली लाउड वॉइस से होती है, फिर धीरे धीरे वो विस्पर तक चली जाती है। विस्पर पे भी जैसे उसमें 10 नंबर पूछे जाते हैं, स्कोर होता है, मतलब मेंशन तो नहीं करते कहीं पे भी स्कोर, वो पास ही होता है, लेकिन 10 पूछे जाते हैं। उसके अंदर 10 में से आप कितने करेक्ट बताते हो विस्पर की। अगर विस्पर में भी वो है, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहे तो वो खुद की पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं या पीछे चले जाते हैं कि इतना तो ऑडिबल होना चाहिए, वो थोड़ी बहुत रिलीज दे। उसके बाद में ENT में सेम डिपार्टमेंट के अंदर होता है जो फोटोस्कोप होता है कैमरा, उससे ईयर ड्रम चेक करते हैं वो, उसके लिए ईयर वैक्सिंग पहले से करवा के जानी पड़ती है। और उसके बाद में नोज़ के अंदर भी चेक करते हैं और थ्रोट भी चेक करते हैं वो सब कुछ होने के बाद में यहाँ से रिपोर्ट फिर वापस बाहर चली जाती है। ये होता है B होल के अंदर। ये सब कुछ रिपोर्टिंग होने के बाद में फाइनल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो फाइल के अंदर जो सबमिट करवाई होती है उन्हें डॉक्यूमेंट के साथ में, वो फाइल फिर जाती है मेडिकल बोर्ड के अंदर। जो मेडिकल बोर्ड है वो लास्ट स्टेप है उस सेकंड डे का, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। हाँ, मेडिकल बोर्ड के अंदर ब्रिगेडियर वगैरह बैठे होंगे आपके सामने, 3 बैठे होते हैं, तो वो फाइल का आपको रीड करेंगे और वो वहाँ से डिक्लेयर करेंगे कि यू आर मेडिकली फिट और अनफिट।
बस इतना डिक्लेयर करेंगे वो। अगर मेडिकली फिट हो तो ओके, आप साइन करके जा सकते हो घर पे। अगर अनफिट हो और फिर आपको ऑप्शन देंगे कि आप अपील करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फिर अगर आप अपील करना चाहते हो तो कंट्रोलर बोर्ड में भेजा जाता है, अगर आप फिट हो तो भी कंट्रोलर बोर्ड में भेजा जाता है। कंट्रोलर बोर्ड का डिसीजन फाइनल होता है। अगर अपील करना चाहते हो तो कंट्रोलर बोर्ड के अंदर जाके आपसे साइन करवाएंगे कि मैं अपील करना चाहता हूँ। अगर अनफिट हो, अगर कोई अपील नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी ये भी साइन करवाएंगे कि मैं अपील नहीं करना चाहता। ठीक है, आप ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस आपका यहाँ तक? ये कंप्लीट होने के बाद में आपको मेडिकल जो कंट्रोलर बोर्ड थे वो आपको साइन बोल देंगे कि आप अभी जा सकते हो घर पे। और जो था कि 3 या 4 दिन बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उस मेरिट लिस्ट में आप अगर आपका नाम आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसके बाद कॉल हाँ, लेटर आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का पार्ट इसके अंदर एक आपने कहा जिसके बारे में भी हाँ, डिटेल में डिस्कस करना है, आप उसको स्टार्ट करें। इंटरव्यू का पार्ट जो फर्स्ट डे जो टेस्ट होने थे, पीएटी या टॉयलर होने थे, उनके जस्ट बाद होता है इंटरव्यू का। जो लंच ब्रेक हुआ था उसके जस्ट बाद। तो उसमें क्या होते हैं, 2 इंटरव्यू होते हैं इनकी, एक प्री इंटरव्यू होता है और एक मेन इंटरव्यू होता है। मार्किंग दोनों की होती है इनमें। प्री इंटरव्यू सिर्फ एक ऑफिसर लेते हैं वहाँ पे, और वो अलग से रूम होता है जो मेन इंटरव्यू के सामने का रूम होता है। और मेन इंटरव्यू डीन ऑफिस होता है ना, वो एफएमसी का, उसके अंदर होते हैं। तो प्री इंटरव्यू के अंदर वैसे ही बाहर 4 से 5 बंदे बुलाए जाते हैं, बाहर बैठाए जाते हैं, फिर 1 बाय 1 उनको बुलाया जाता है अंदर। तो प्री इंटरव्यू के अंदर जो ऑफिसर थे वो एयरफोर्स से थे। उन्होंने जनरल इंट्रोडक्शन लिया कि जैसे आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आपने कहाँ से स्टडी की, ये जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बोले जैसे फादर की ऑक्यूपेशन थी फार्मिंग, तो उन्होंने फार्मिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे 1-2। फिर फार्म लॉज जो प्रोटेस्ट किया था, किसान आंदोलन हुआ था, उसके बारे में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर लेकिन स्टार्ट किया था, फिर भी जेंटल टोन थी उनकी, नॉर्मल टोन थी। उसके बाद में ये भी जो क्वेश्चंस नहीं भी आंसर हो रहे थे कि आप एग्री नहीं कर रहे हो उस पर, तो उस पर भी ये बोल रहे थे कि आप अभी मत सोचो, मैं अभी नहीं बोल रहा आपको सोचने के लिए, या आप कभी फ्यूचर में या कभी बाद में सोचना कि आंदोलन सही था या नहीं था। जैसे जो बच्चा कहना चाह रहा है वो किस वे में है, जैसे अपने फार्म बिल्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट के अंदर कुछ जगहों पे हिंसा देखी गई थी। अब ये बच्चा खुद फार्मिंग बैकग्राउंड से है, तो कहीं ये उस प्रोटेस्ट को अपनी तरफ से सही तो नहीं मान के चल रहा है जो हिंसा हुई थी। देखो, प्रोटेस्ट को आप सपोर्ट कर सकते हो, हमारा खुद का संविधान इस चीज को अलाउ करता है प्रोटेस्ट करें, पर वो कहता है पीसफुल प्रोटेस्ट करें। अगर ये बच्चा इंटरव्यू ऑफिसर के आगे कहता है कि सर आई डू अग्री कि प्रोटेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसानों की हालत देखेंगे तो उनके खर्चे ही कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं, गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है, एमएसपी नहीं है, XYZ, बट स्टिल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो पीसफुल होता, जो ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो हुआ भी था, तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ। सेम क्या हो सकता था, जैसे मान लेते हैं कि बच्चा जाट कम्युनिटी से आता है, अगर जाट कम्युनिटी का बच्चा है तो उससे जाट आंदोलन के बारे में बातें हो सकती थी, और अगर वो बच्चा अपनी मेंटालिटी को जाट आंदोलन के अंदर रख के देखेगा तो आंसर गलत ही आएगा, तो वो पर्सनल हो जाएगा। कैसे कहते हैं पर्सनल हो जाना, आपको वहां पर्सनल नहीं होना होता। अगर आप जाट हैं, आप उस आंदोलन से बाहर अपने आप को रख के देखें कि भाई ओवरऑल अगर एक सिटीजन के तौर पे मैं इसको देखता हूं, मेरा कोई कास्ट नहीं है, क्रीड नहीं है, रिलीजन नहीं है, तो मुझे ये कैसा दिख रहा है। और उस समय जब आप उसको देखते हैं और कहते हैं सर ठीक है, अगर एक कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि उसको राइट्स मिलने चाहिए, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो प्रोटेस्ट करे, बट पीसफुल करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस करके किसी का कोई फायदा नहीं है, और मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। इस तरह का माइंडसेट अगर आपका है तो ही हम आपको उस बड़े पद के ऊपर बैठा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप खुद इन चीजों का पार्ट हैं, आप खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, तो आप आज अगर कर रहे हैं तो आप एक ऑफिसर बन के भी ऐसा करेंगे, और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इस तरह की मेंटालिटी की जगह नहीं है। अब शायद आप रिलेट कर पा रहे हो उनका टारगेट किस तरफ था, और कहीं ना कहीं अगर बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो इसने कहा कि वो कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं कि बेटा आप इस बारे में ना सोचना, कि आपने अभी तो ऐसा कहा कि ऐसा होना चाहिए था, पर अगर ऐसा आगे भी होता रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन वो आपको दे के भी भेजेंगे कि बेटा ठीक है, अभी तक आपका जो आपने थॉट प्रोसेस रखा अच्छी बात है, बट थोड़ा सा आप इस एंगल से भी सोच के देखना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको दे के भेजा जाएगा उसके अंदर भी। उसके बाद में वहाँ से बाहर जाते ही सामने मेन इंटरव्यू का ऑफिस होता है, डीन ऑफिस, वहाँ पे मेन इंटरव्यू होता है, उसके लिए बाहर बिठाया जाता है। फिर 1 बाय 1 कॉलिंग होती है, उसके अंदर सेम प्रोसेस। उसके अंदर जब एंट्री होती है तो 7 ऑफिसर होते हैं, उसमें राउंड टेबल लगी होती है बड़ी सारी, उसके अंदर 7 ऑफिसर बैठे होते हैं, 2 नेवी के, 2 एयरफोर्स के। इसका ड्यूरेशन कितना रहा आपका प्री वाले का? नहीं सर, वो वहाँ पे नहीं बताते। नहीं, अंदाजा प्री वाले का ड्यूरेशन कितना था? 10 ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट थी मैक्सिमम। ठीक है, बेसिकली बस फार्मिंग के बाद क्लोज ही कर दिया था। हाँ हाँ सर, ठीक है। और जो मेन था
सेकंड के अंदर ले जाता है। उसके अंदर 7 ऑफिसर बैठे होते हैं हर डिपार्टमेंट के, एयरफोर्स, नेवी, और एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जो फीमेल थे। उसके बाद में जो चेयर होती है, एंट्री आपने पूछ लिया, उसके बाद में चेयर पे परमिशन दे दी कि आप सीट ले सकते हैं। उसके बाद में जो सेंटर पे होते हैं वो स्टार्टिंग जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि आपके बारे में बताओ, आपके माता पिता के बारे में बताओ, आपने कहाँ से पढ़ाई की। हिंदी इंग्लिश वो मैटर नहीं करता, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी हो। वो सब कुछ होने के बाद में वो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली, जो वो तो नॉर्मल रिलेटेड थे। उसके बाद में कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन पूछने। तो कॉर्नर में जो ऑफिसर थे उन्होंने पूछा था सबसे पहले कि आपको इंटरनेशनल कैपिटल बताऊंगा मैं, वो कौन सी कंट्री की है वो बतानी है आपको। जैसे मैड्रिड स्पेन हुआ, रसिया मॉस्को, इस तरह की 3-4 पूछी थी, उन्होंने वो बता दी। उसके बाद में दूसरे ऑफिसर पूछते हैं कि आपको इंटरनेशनल करेंसी बताऊंगा मैं 2-3, उनकी कौन सी कंट्री की है वो बताना आपको। जैसे इसके अंदर 3 पूछे थी, 2 बताई थी मैंने, 1 नहीं बताई थी। जैसे इसके अंदर पाउंड पूछा था, और अच्छा, रूबल। इसके अंदर तुक्का मारना ठीक रहता है या डिनाई कर देना ठीक रहता है? इसके अंदर डिनाई करना ही सीधा, जैसे कि सीधा कहते हैं नहीं सर मुझे नहीं पता सर, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये ज्यादा ठीक रहेगा। हम इंटरिंग ऑफिसर को अगर इंटरिंग ऑफिसर के तौर पे देखें तो ठीक रहता है, पर आजकल बच्चे क्या करते हैं, खुद ओवर स्मार्ट समझ के अपने आप को और उस वे में जाके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो मिनट में पकड़ लेगा। उसके आगे इस तरह की चीजें ना करें। जो आपको नहीं आता क्लियर कट कहें कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस बट आई विल श्योरली लेट यू नो लेटर, या फिर आई विल श्योरली रीड अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में जाके जरूर देखूंगा। क्योंकि ये भी एक समझदार बच्चे की निशानी है कि अगर कोई चीज उसे पता लगी जो उसे नहीं पता है तो जाके उसकी जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में पढ़ना। उसे ही एक क्यूरियस स्टूडेंट कहा जाएगा। जैसे हम मना करेंगे ना तो वो खुद भी कहते हैं कि आप कोई गेस करना चाहोगे, उस टाइम पे आप गेस कर सकते हो, खुद का आंसर रख सकते हो, कोई भी जो भी रॉन्ग हुआ वो उस टाइम पे डायरेक्ट कर देंगे आप अगर गेस भी करना चाहते हो। उसके बाद में तीसरे ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तान को वीट ट्रांसपोर्ट की है इंडिया ने, तो कौन से रूट से किया आप वो बता सकते हो। तो मैंने उसका डायरेक्शन ये किया था क्योंकि न्यूज़ की मेरे को कोई वो नहीं थी, तो मैंने यही बोला था सर इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसका। फिर बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा दोबारा से कि अफगानिस्तान किस रूट से जा सकते हैं पाकिस्तान को छोड़ के। तो पाकिस्तान को छोड़ के सर तजाकिस्तान से भी जा सकते हैं उधर से। फिर बोले क्या, बोले तजाकिस्तान, बोले ठीक है। फिर उसके बाद में जो इधर ऑफिसर थे उन्होंने पूछा कि आप टीवी कितनी देर देखते हो। तो टीवी में मेरा आंसर ये था कि मैंने 4 साल से टीवी नहीं देखा सर अभी। फिर वो बोले क्यों नहीं देखा, कि मैं 4 साल से हॉस्टल के अंदर रह रहा हूँ सर, इसलिए मैंने टीवी वगैरह नहीं देखा सर। फिर बोले अच्छा। फिर मैम ने क्वेश्चन किया था कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, जब आप टीवी नहीं देखते तो फ्री टाइम में क्या करते हो। तो फिर मेरा आंसर उस पर था कि फ्री टाइम में जैसे घर पे होते हैं तो फार्मिंग वगैरह में लग गए। तो फिर उन्होंने पूछा कि फार्मिंग में कौन सी फसल बो रखी है आपने, 1-2 फसल के नाम। फिर जो एंट्रेंस टेस्ट था कोई साइड बाय, मैंने उसका नाम ले दिया कि मैं इसकी प्रिपरेशन में भी लगा हुआ था फ्री टाइम के अंदर। फिर वो बोले ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोबारा से ऑफिसर बोले कि आप चेस भी खेलते हो, जैसे स्पोर्ट्स बिल सर्टिफिकेट लगा रखे थे मैंने, तो स्पोर्ट्स का बता दिया मैंने कि डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन वगैरह भी है, स्टेट पार्टिसिपेशन वगैरह भी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट विनर भी रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने पूछा कि कोई चेस की एक आधी मूव्स के बारे में बताओ आप। फिर वो मूव्स वगैरह भी बता दी मैंने। फिर बोले ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आपकी और आपके पेरेंट्स की होप क्या है, एफएमसी से या एमबीबीएस से। तो इस पे मेरा ये डायरेक्शन था कि सर पहली बात तो मैं हरियाणा से हूँ सर, तो हरियाणा में यही सब कुछ माना जाता है कि 2 ही प्रोफेशन रिस्पेक्टफुल है, एक तो आर्मी का और दूसरा डॉक्टर का, और एफएमसी एक ऐसा वे है सर जिनसे दोनों कंबाइन हो सकते हैं, आप दोनों के अंदर जा सकते हो। फिर उसके बाद में वो बोले थैंक यू आप जा सकते हो, ये सब कुछ हुआ था सर। ठीक है। अक्सर क्या देखा जाता है, अब चलो इस बच्चे ने तो काफी मेहनत की, एफएमसी तक पहुंचा। अब जैसे बच्चा जब यहाँ पे आया था तो इसे सिर्फ और सिर्फ नीट और मेडिकल तक की ही नॉलेज थी। एक और बच्ची हमारे पास यहाँ थी इस बार जो पीजीआई रोहतक का एग्जाम हुआ है हरियाणा का, उसके अंदर 11,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। जिया नाम की बच्ची इस बार टॉपर है, उसे भी उस एग्जाम के बारे में नहीं पता था। तो एक तो जब आपके पास गाइडेंस सही रहता है तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे इस बच्चे को 11th क्लास के अंदर ये पता लग गया कि हाँ भाई एएफएमसी पुणे नाम की एक जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ एक एंट्री ओरिएंटेड नहीं रह जाता है आवर्स पे, यहाँ पे आपको सारी ही एंट्रीज के बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा, बच्चे का टेस्ट था कि भाई मेरे को डिफेंस का भी ऑप्शन साथ में चाहिए, तो इसने अपना टारगेट ही उसको सेट कर लिया। अब टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि मेरे को एमबीबीएस करना है
और जितने बच्चों से मैं नए बच्चों से मिलता हूँ उन्हें यही नहीं पता कि 3 मेडिकल कॉलेज कौन से हैं जिनमें वो जाना चाहते हैं। अक्सर बच्चा क्या करता है, एम्स दिल्ली का नाम लेता है क्योंकि वो सभी ने सुना होता है। एम्स दिल्ली के बाद ले दे के अगर तुक्का मारते हैं यहाँ बताने के बाद तो बता देता है एएफएमसी पुणे, और तीसरा कॉलेज सीधा आ जाता है पीजीआई रोहतक। अब देखो बच्चा 2 इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट्स का नाम ले रहे हो फिर सीधा स्टेट पे आ जाए, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मानूंगा बच्चा तुक्का मार रहा है, और ये है भी। आप ये क्वेश्चन अपने आप से भी पूछिए, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा टारगेट फाइनल करना पड़ेगा। अब इस बच्चे ने एएमसी अगर फाइनल किया तो उसके कट ऑफ को लेके चला कि भाई पिछली साल का कट ऑफ ये था, तो कम से कम मैं इसके ऊपर 30 से 40 नंबर का बफर लेके चलूं कि कट ऑफ इतनी बढ़ सकती है, और उसको टारगेट लेके ये चला जो इसके टेस्ट होते थे हर हफ्ते, और उनके अंदर जब इसने अचीव किया जब जाके बच्चा शांति से बैठा है, उससे पहले इसने अपनी किताबों को छोड़ा ही नहीं है। और एएफएमसी पुणे के साथ साथ अगर मैं गिनाने पे आऊं तो बच्चे ने रैंक 3 हरियाणा के अंदर प्राप्त किया है, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, जिसको पूरे एशिया के अंदर रिकॉग्निशन है। उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है 12th बेस का, उसके अंदर भी इस बच्चे ने जनरल कैटेगरी के अंदर रैंक 3 प्राप्त किया है। और ये सिर्फ होता है मेहनत और एक सही डायरेक्शन के साथ। आवर्स एकेडमी के ऊपर डायरेक्शन आपको सही मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, पर देखो मेहनत के लिए तो बच्चों अपने को टीचर्स के साथ मिलकर खुद भी चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा, जब भी हम सिलेक्शन की तरफ जा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा इंटरव्यू का डिस्कशन बच्चे ने किया ये आपको हेल्प कर पाएगा, और जो हमारे भी व्यू पॉइंट्स थे इसके अंदर कि यहाँ भी बच्चों को कहाँ कहाँ चीजों को समझ लेना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। डिफेंस फोर्सेज हो चाहे जो भी प्रोफेशन हो, थोड़ा कम स्मार्ट से काम चला लेंगे, ओवर स्मार्ट से नहीं चलाएंगे। ओवर स्मार्ट तो कल को जाके काम को मैनिपुलेट ही करेगा, कम स्मार्ट होगा तो क्या करेगा, थोड़ा स्लो कर सकता है पर काम जरूर करेगा। तो पहली बात तो बेटा ये अपने को अपनी अप्रोच को भी ठीक करना है, जो अक्सर बच्चों के अंदर देखा जा रहा है इंटरव्यू के अंदर बच्चा लैक ही इस वजह से करता है, ठीक है। और अपने को अपने टारगेट भी डिफाइन करने हैं, उसके लिए जो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग सेशन है वो आपको आवर्स एकेडमी में मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जिस भी बच्चे को अपने कैरियर के अंदर जो भी डाउट्स हैं वो जरूर आवर्स एकेडमी पे आए और अपने डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू।